नमस्कार। शब्दकोश के शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मोहनलाल मोदी जब भी शख्सियत के तहत आता हूं तो किसी नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराता हूं। ऐसी एक शख्सियत हमारे पास है आज, श्रीमान शिरीष पुजारी जी। आप संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं। आपका केंद्र नागपुर है, पूर्णकालिक पदाधिकारी हैं। ऐसे शिरीष पुजारी जी हमारे बीच हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार शिरीष जी। नमस्ते। और इसी के साथ हम बगैर कोई समय खराब किए अपने सवाल पर आते हैं कि संस्कृत भारती जाहिर है संस्कृत के क्षेत्र में काम कर रही है। अब जब पूरा भारत और विश्व एक अंग्रेजी की ओर आकर्षित हुआ जाता है और ये मानता है कि तरक्की की भाषा अंग्रेजी ही है, ऐसे में संस्कृत का स्थान कहाँ रह जाता है? पूरे विश्व में जितने भी शास्त्र विकसित हुए हैं उनमें भारत के बाहर सभी नश्वर जगत से संबंधित शास्त्र विकसित हुए हैं। ठीक। भारत में दो प्रकार के शास्त्र विकसित हुए, एक अनश्वर और एक नश्वर। ठीक। अनश्वर का अर्थ होता है जिसका लक्ष्य समाधि, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, जो भी नाम दे। ठीक। तो भारत में जो ये दोनों प्रकार के शास्त्र हैं वो अंग्रेज आने के पहले ही विकसित हुए लाखों वर्षों से। ठीक। उन सब के ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और इसलिए ज्ञान का भंडार सब संस्कृत भाषा में है। ठीक है। पश्चिम में तो अपने अपने देश की भाषा में सब कुछ शास्त्र विकसित हुए। ठीक है। उसमें से 5 देश अंग्रेजी को अपनाते हैं, इस कारण वहाँ अंग्रेजी में विकसित हुए। ठीक। तो हम अंग्रेजी भी पढ़ें ठीक। और संस्कृत भी पढ़ें तो हमको सभी ज्ञान के क्षेत्र में अवगाहन करने के लिए सरलता हो जाएगी। ठीक। हमारे जो अलौकिक शास्त्र है उसको विदेशी लोग तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक वो संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे लोग भी संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो उन शास्त्रों से अवगत नहीं होंगे। ठीक। तो इसीलिए हमको दोनों भाषाएं आए तो और अच्छा है। अंग्रेजी तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ यदि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो ज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में हम अग्रणी बन जाएंगे। संस्कृत भाषा को लेकर एक सवाल और भी है, वो ये है कि जब बच्चा 8वीं कक्षा के बाद 10वीं या 12वीं के लिए जब विषय चुनता है, हालांकि संस्कृत का जो शुरुआत तो 6वीं कक्षा से हो जाती है शासकीय विद्यालयों में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे पढ़ने के बाद आप सिर्फ अध्यापन कार्य कर सकते हैं, कोई और ऐसा जॉब, ऐसी नौकरी अभी अस्तित्व में नहीं आई है जहाँ संस्कृत का प्रयोग हो। तो ऐसे में संस्कृत का क्या करें, आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। जो प्रतियोगी छात्र होते हैं वो कोई भी शास्त्र पढ़कर स्नातक बनते हैं। ठीक है। और फिर प्रतियोगी परीक्षाएं लिखते हैं। उसमें कहीं भी ऐसा फलक नहीं लगा है कि जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है उनको प्रतियोगी परीक्षा देना संभव नहीं है। ठीक। तो जैसे कोई इतिहास पढ़ता है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है और परीक्षा लिखता है, वैसे ही कोई भी संस्कृत पढ़कर प्रतियोगी परीक्षा लिख सकता है, नौकरी पा सकता है। इसलिए नौकरी पाने के लिए संस्कृत पढ़ने से कोई पीछे हट जाएगा या उसको संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक। कई IPS IAS अधिकारी संस्कृत विषय लेकर IAS IPS हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल है। इसलिए कोई बाधा नहीं है नौकरी पाने में। ठीक है। हाँ, अतिरिक्त और भी कई व्यवसाय हैं जहाँ संस्कृत का उपयोग है। ठीक है। जैसे अनुवाद का क्षेत्र है या पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रादेशिक भाषाओं में जहाँ पत्रकारिता होती है वहाँ शुद्ध प्रादेशिक भाषा लिखने के लिए संस्कृत की सहायता होती है। ठीक है। फिर पौरोहित्य करने के लिए तो है ही, वो तो है सही। शिक्षक बनने के लिए, प्राध्यापक बनने के लिए तो है ही। बिल्कुल ठीक। संस्कृत के 17 विशेष विश्वविद्यालय हैं। बाकी किसी भाषा के 1 से अधिक विश्वविद्यालय नहीं है। तो ये अतिरिक्त जो 16 विश्वविद्यालय है जिसमें कई विभागों में पढ़ाई होती है, ठीक है, तो वहाँ प्राध्यापकों की संख्या आवश्यक होती है। तो संस्कृत पढ़ने पर प्राध्यापक बनना भी संभव है। ठीक है। तो हम किसी भी क्षेत्र में संस्कृत पढ़कर जा सकते हैं, किसी में कोई बाधा नहीं आती है।
कंप्यूटरीकरण का एक क्षेत्र है या कहना युग है ये, जब हर चीज कंप्यूटर पर जा रही है, तो ऐसे में आज का जो विद्यार्थी है या आज के जो विशेषज्ञ हैं, क्या वो संस्कृत को साथ में लेकर कंप्यूटर पर उतनी तीव्रता के साथ काम करने में सक्षम हो पाएंगे जितना आप इसमें कल्पना करते हैं? संगणक की अपनी भाषा है। अच्छा, वो कोई अंग्रेजी में चलता है ऐसा नहीं, ठीक है, न वो संस्कृत में चलेगा। उसकी अपनी भाषाएं हैं, उसको लेकर ही उसका निर्माण होता है। ठीक, अभी के आधार पर क्षमता तो उसका रचना भास्कराचार्य ने ठीक बहुत पहले कर रखी है, और उसके आधार पर हम संगणक में सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर निर्माण करने के लिए संस्कृत की सहायता हो सकती है। ठीक है, फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग में संस्कृत के ऊपर प्रयोग चल रहे हैं। अच्छा, वो यदि सफल हो जाएंगे ठीक है, तो फिर संस्कृत की मान्यता और बढ़ जाएगी। ठीक। कहा जाता है एक काल ऐसा रहा है जब संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी। तत्कालीन युग में उसी भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए। तो क्या हम ये मान के चले कि इस भाषा को हमने विस्मृत किया तो हमें उसका कोई नुकसान भुगतना पड़ा, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या? अभी पूरे भारत में जी अन्वेषण कर संस्कृत के पुराने ग्रंथों का संग्रह जी भारत सरकार करने में लगा। ठीक है, पांडुलिपि मिशन ऐसा उस संस्थान का नाम है। ठीक है, वहाँ लगभग 40 लाख ग्रंथ एकत्रित हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है। उनको पढ़ने के लिए लोग तैयार करना ये हमारे सामने आह्वान है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो भिन्न भिन्न लिपियों में है, ठीक, भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित है, भाषा संस्कृत है ऐसा। तो इसलिए सभी विषयों का ज्ञान संस्कृत में निहित होने के कारण यदि हम उन पांडुलिपियों को पढ़कर ठीक, उसकी संपादित आवृत्ति छाप सकेंगे, ठीक है, तो विश्व का के लिए बहुत ही लाभकारक होगा। ठीक, उदाहरण के लिए एक सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय का ग्रंथालय है बड़ोदरा। अच्छा, वहाँ एक पांडुलिपि थी, उसका अभी क्रिटिकल एडिशन छपी है। अच्छा, और उसमें से एक नया शास्त्र भारत में जो बीच में कहीं लुप्त हो गया था, अच्छा, वो फिर से उद्भूत हुआ है। बहुत उसका नाम है गंध शास्त्र। गंध शास्त्र। अब उस पांडुलिपि में एक मैट्रिक्स दिया है। अच्छा, जो गणित के विद्यार्थी हैं उनको मैट्रिक्स क्या है ये समझ में आता है। ऐसा, ठीक है, उसको डिकोड करने से उसमें से 8 करोड़ गंध निकलेंगे, ऐसा उस पांडुलिपि में लिखा है। बहुत बहुत बड़ी बात। अब उस पर काम चल रहा है। लगभग 1600 निर्माण किए जा चुके हैं। ठीक है, उसमें से जितने भी कॉस्मेटिक्स आज हम उपयोग में लाते हैं, बिल्कुल, वो सभी उसमें से निकले हैं। और वो सब जैविक पद्धति से निर्माण करने की विधि वहाँ लिखी है। ठीक, ये निर्मित भी हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। अब उसको केवल रामदेव बाबा जैसे कोई व्यापारी चाहिए कि जो विश्व में बेच देगा, बिल्कुल नहीं तो, और पूरा विश्व खरीदेगा क्योंकि उसमें रसायन है नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे कई उपयोगी बातें हम वहाँ से निकाल सकते हैं। आज भी वर्तमान में भी उस ज्ञान का प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी आपने बाबा रामदेव का नाम लिया और इसमें कॉस्मेटिक्स का नाम लिया गया, तो एक युद्ध है, ये अप्रत्यक्ष युद्ध कहूंगा ऐसे, आयुर्वेदिक और एलोपैथी के बीच का। और इस बार इस मसले को लेकर भी बाबा रामदेव को क्षमा भी मांगना पड़ी सुप्रीम कोर्ट में आकर। तो हम इसमें यदि अंदर जाकर देखें तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि यदि हमारी संस्कृत भाषा आज भी उसी प्रकार आम बोलचाल की भाषा होती तो शायद हमारे पास ये संतुष्टि का आधार होता कि हाँ वाकई में हल्दी एंटीबायोटिक होती है जो हम पहले से ही जानते थे, या हमारे पास इस बात की संतुष्टि होती अजवाइन वाकई में हजमा के लिए बहुत अच्छी लाभदायक होती है। यानी जो चीज आज हम विदेश से पा रहे हैं और तब हम मानते हैं सत्यापित है कि हाँ अब ये ठीक है क्योंकि अमेरिका ने कह दिया, लंदन ने कह दिया, तो हम क्या हमारे शास्त्र जब चारों वेद हैं और शास्त्र हमारे इनमें जो निहित है उसमें से जो चीज मैं शायद कह नहीं पा रहा, मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा मैं कि यदि संस्कृत भाषा
हमारे बोलचाल की भाषा होती तो क्या हम आयुर्वेद के क्षेत्र में थोड़े से और मजबूत होते? नहीं, बोलचाल की संस्कृत भिन्न है। अच्छा। और शास्त्र की भिन्न है। ठीक है। आयुर्वेद एक शास्त्र है। हाँ, ठीक। तो उसको समझने के लिए संस्कृत भाषा अनिवार्य है। ठीक है। किंतु शास्त्रीय भाषा और बोलचाल की भाषा इसमें अंतर होता है। ठीक है। अब आयुर्वेद हमारे यहाँ अपने नस नस में भरा हुआ है। ठीक। जो दादी के नुस्खे वो सब आयुर्वेदिक है। बिल्कुल ठीक। आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो पाक गृह है वो सब, उसमें जितने भी बातें भरी हुई है, बिल्कुल ठीक, वो सब औषधि युक्त है। केवल उसका प्रयोग कैसे करना, हाँ, कब करना, कितनी मात्रा में करना, बिल्कुल, ये केवल हमको जानने की आवश्यकता है। तो ये एक परंपरा से कई लोग जानते थे, इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए हमको किसी वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। दूसरा, जो वैद्य उस काल में स्थान स्थान पर होते थे, ठीक है, वो औषधि स्वयं निर्माण करते थे और उस स्थान पर जो वनस्पतियां उनको प्राप्त होती थी उसका अधिक प्रयोग करते थे। बाहर से लाने की क्षमता जिनकी थी वो बाहर से भी लाते थे, किंतु स्थानीय वनस्पतियों का प्रयोग वो सबके सामने करते थे। ये केवल हमको जानने की आवश्यकता है। तो ये एक परंपरा से कई लोग जानते थे, इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए हमको किसी वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। दूसरा, जो वैद्य उस काल में स्थान स्थान पर होते थे, ठीक है, वो औषधि स्वयं निर्माण करते थे और उस स्थान पर जो वनस्पतियां उनको प्राप्त होती थी उसका अधिक प्रयोग करते थे। बाहर से लाने की क्षमता जिनकी थी वो बाहर से भी लाते थे, किंतु स्थानीय वनस्पतियों का प्रयोग वो सबके सामने करते थे। इस कारण स्थानीय लोग सीख जाते थे कि इस वनस्पति का उपयोग इस प्रकार इस काल में करना है। बिल्कुल। तो वो फिर बाकी लोगों का भी अध्ययन बढ़ जाता था। बिल्कुल। और उस वैद्य को किसी कंपनी की औषधि खरीदने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। इसके कारण कोष से धन भी नहीं जाता था। ठीक। बहुत अल्प मूल्य में सब औषधियां तैयार हो जाती। ठीक है। तो ये शास्त्र हमको पढ़ना चाहिए, ठीक, सबको जानना चाहिए, क्योंकि उसमें 1/4 हिस्सा केवल ऐसा है कि जो रोगों पर उपचार से संबंधित है। ठीक है। बाकी 3/4 हिस्सा ऐसा है कि रोग न हो इसके लिए क्या कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, ये उसमें दिया है। जैसे अष्टांग हृदयम नाम का ग्रंथ है, हाँ, वाग्भट ने लिखा है, ठीक है, ईसा पूर्व लिखा है। बहुत बढ़िया। आज भी उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक अध्याय है दिनचरी, यानी प्रातः जागरण से लेकर रात सोते तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा अध्याय है ऋतुचर्या, किस ऋतु में क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये इसका यदि हम पालन करेंगे तो हम रोगी होंगे ही नहीं, औषध लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो फिर जब संस्कृत पे हम आते हैं और हमें जब ये लगता है कि संस्कृत में ही हमारा एक कहना चाहिए कल्याण नीति है, तो फिर वर्तमान युग में जब मैं दोबारा कहूँगा अंग्रेजी बिल्कुल एकदम चरमोत्कर्ष पर बोल रही है, तब जो छात्र आज या माता पिता है वो ये चाहते मेरा छात्र कॉन्वेंट में जाए, मेरा छात्र एक जो अंग्रेजी माध्यम में जाए, तो उस वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि संस्कृत में आने से उस बच्चे का क्या लाभ है, इस देश का क्या लाभ है और मानव माता का क्या लाभ है? देश का लाभ तो सीधा है जी, कि यदि हम ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होंगे, हाँ, तो हम विकास की दौड़ में भी प्रथम स्थान पर रहेंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब मनमोहन सिंह सरकार आई थी, हाँ, तब उन्होंने एक नॉलेज कमीशन, ज्ञान आयोग बनाया था। ठीक है। उसके अध्यक्ष थे सैम पेट्रोडा। ठीक। उन्होंने जो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी, उसमें एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें उन्होंने लिखा था कि सभी देशों में विकास के लिए दौड़ चल रही है, ठीक है, प्रतियोगिता है, हम उसमें प्रथम रहेंगे जब हम ज्ञान में अग्रणी होंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी विल प्रिवेल इन कंपटीशन, ऐसा उसका वाक्य था। ओके, ठीक है। अब ज्ञान के क्षेत्र में, यानी ज्ञान तो पश्चिम में विकसित हो रहा है, ये हमारी धारणा है। ये हमारी धारणा है।
बिल्कुल। हम तो पश्चिम से हम ज्ञान सीखेंगे तो हम आगे कैसे रहेंगे, क्योंकि हम नकलची हैं। हाँ, तो जो परीक्षा में नकल करता है वो फॉलो करता प्रथम है। स्थान पर तो नहीं आता, नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। प्रतिशत अंक उसको अधिक मिल सकते हैं, सही है, किंतु प्रथम स्थान पर नहीं आ सकते। नहीं आ पाएगा। तो हम केवल नकलची ही रहेंगे ठीक है। तो हम ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हो नहीं सकते। यहाँ मैं टोकूंगा थोड़ा सा कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि हम पहले से इतने प्रबुद्ध हैं, इतने संपन्न हैं इस चीज में कि हमें नकल करने की आवश्यकता नहीं है? हम अपने पूर्वजों ने जो हमारे लिए रखा हुआ ज्ञान का सागर है, ठीक है, पहले उसको तो जाने। ठीक है। यदि उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं या उससे भी आगे पश्चिम का ज्ञान गया है तो हम उसको भी आत्मसात कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमको कोई भाषा सीखने में हमारा कोई विरोध नहीं, बिल्कुल कोई ज्ञान को स्वीकार करने के लिए विरोध नहीं है, ठीक है। किंतु हमारा केवल आग्रह इतना है कि पूर्वजों ने इतने वर्षों के, लाखों वर्षों के अनुभव से जो हमारे लिए छोड़ा हुआ है तो हम पहले उसको तो सीख ले। हाँ, ये बड़ी संपदा और उसमें हम वृद्धि करते जाए, वही अंतिम है ऐसा भी कहना नहीं है। बिल्कुल। उसमें सतत ज्ञान में तो विकास होता ही रहता है। बिल्कुल। तो हम आगे चलते रहेंगे। तो इसलिए हमको दोनों चाहिए, पश्चिम का भी जो विकसित ज्ञान है वो, ठीक है, और हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा हुआ वो भी हमें चाहिए। जब दोनों हम आजमाएंगे, दोनों स्वीकार करेंगे, दोनों पढ़ेंगे तो हम ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होंगे ही। हम बुद्धिमान तो है ही, ये विश्व ने भी लोहा माना हुआ है। बिल्कुल सही है। तो अब बात आती है, मैं शायद मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा ये, कि जब संस्कृत को हम इतना फ्रेंडली मानते हैं कि वह कंप्यूटर को भी सपोर्ट करती है, कंप्यूटर भी उसको सपोर्ट करने की स्थिति में रहता है। दूसरी बात ये कि संस्कृत आज हमें अपने अतीत से रूबरू कराती है। हमारा जो कहना चाहिए एक पद हमारे पास रहा, जगत गुरु होने का पद हमारे पास रहा, विश्व गुरु होने का पद हमारे पास रहा, वो संस्कृत उसमें बड़ा बेस थी। ऐसे में ये संस्कृत दोबारा से पुनर्स्थापित हो, भारतीय सभ्यता दोबारा विश्व गुरु पद को प्राप्त हो, इसके लिए संस्कृत भारती क्या कर रही है और वो एक आम आदमी को संस्कृत से फ्रेंडली करने के लिए कौन कौन सी योजनाओं पर काम कर रही है? एक तो विश्व गुरु होने का विषय है जी। तो जब भारत विश्व गुरु था तब भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। ये बिल्कुल इतिहास में, इसलिए हम विश्व गुरु थे। बिल्कुल। आज उल्टी स्थिति है, आज भारत के छात्र विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि ये जो नश्वर जगत से संबंधित शास्त्र है, हाँ, उनका विकास वहाँ अधिक हो रहा है। ठीक। हम बीच के काल में अनुसंधान में पिछड़ गए थे क्योंकि हमारे ऊपर 1000 वर्ष तक आक्रमण होते रहे, इस कारण हम उसमें अपना समय नहीं दे पाए। ठीक। और इसलिए हम पिछड़ गए। बिल्कुल। किंतु अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम अनुसंधान में जा सकते हैं और हमारे पास वो नश्वर जगत से संबंधित शास्त्र भी है, अनश्वर जगत से संबंधित शास्त्र भी। बिल्कुल। विश्व के पास अनश्वर जगत से संबंधित शास्त्र एक भी विकसित नहीं किया है उन्होंने। ये बात सही है। तो इसलिए वो शास्त्र यदि उनको पढ़ने हैं तो उनको भारत में ही आना होगा। बिल्कुल सही। किंतु उनको पढ़ाएगा कौन? ये बात भी सही। हमारे लोग ही पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। किंतु उन्होंने स्वयं ने तो वो शास्त्र पढ़ने चाहिए। सही है। तो हम भारतीयों को शास्त्र की ओर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमारी घोषणा है जी, संभाषण से शास्त्र तक। ठीक है। तो हम प्रारंभ में संस्कृत बोलना सिखाते हैं, ठीक है, फिर क्रम से चरणबद्ध रीति से उसको आगे 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 ले जाकर ठीक है, उसका शास्त्र प्रवेश कराते हैं। ठीक। फिर शास्त्र पढ़ाने के लिए जो वैज्ञानिक आज उपलब्ध हैं, उनके पास उनको ले जाते हैं, या जहाँ विश्वविद्यालयों में वो पढ़ाने के वाली की व्यवस्था है वहाँ वो प्रवेश लेते हैं। ठीक है। और वो उस शास्त्र में पारंगत होने का प्रयास करते हैं। ठीक। उसका उदाहरण काशी में ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं विभिन्न शास्त्रों के। हाँ। और काशी में पढ़ने के लिए लालायित कई विदेशी लोग होते हैं। वो वहाँ है भी आज भी, और वो पढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहे। तो ये संख्या जब बढ़ेगी, ठीक है, तब हम कह सकेंगे कि भारत विश्व गुरु बन गया। ठीक। ये बढ़ने की संभावना इसलिए भी है कि
जो नश्वर जगत है, जो उपभोगवाद है, उसके कुछ सीमा तक वो मन को लुभाता है। ठीक है। बाद में उसमें जो थोथापन है, ठीक है, उसमें जो सुख न देने की प्रवृत्ति है, बिल्कुल, दुख ही जीवन का अंग बनाने की संभावना है। वो जब व्यक्ति अनुभूत करता है तो उससे विमुख हो जाता है। तो जैसे मैं प्रतिवर्ष अमेरिका जाता हूँ, ठीक है, वहाँ जो भारतीय गए हैं उनके बीच संस्कृत भारती का काम चलता है। ठीक है। वो पहले इसलिए गए कि वहाँ धन संपत्ति उपभोग ये विपुल मात्रा में है भारत की तुलना में, बिल्कुल, इसलिए गए। किंतु अब उनको उसमें से कुछ भी राम उनको नजर नहीं आता। और इसलिए मैं जब उनको कहता हूँ कि आप संस्कृत पढ़े हैं, ठीक है, और आप आधुनिक शास्त्र भी पढ़े हैं, तो जो आधुनिक संस्कृत में जो विज्ञान है उसको आप बाहर निकालिए, बिल्कुल, क्योंकि आप विषय के विज्ञाता हैं। तो कहते हैं कि वो बातें छोड़ दीजिए, विज्ञान हम वो सब जानते हैं। अच्छा। हमको आप सांख्य दर्शन पढ़ाइए, वेदांत पढ़ाइए, योग दर्शन पढ़ाइए। अब उनकी भूख यहाँ है अब ये, और इसीलिए हम काशी में एक केंद्र विकसित कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ जिनको ऐसी इच्छा है कि हम ये शास्त्र पढ़ें, अच्छा, वो सब लोग वहाँ आकर रुक सके, ठीक, अध्ययन कर सके। कुछ हमें अमेरिका के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि हम 1 वर्ष अवकाश ले सकते हैं, हम पुत्र पुत्री पत्नी सबके साथ आ सकते हैं, और फिर 1 वर्ष हम शास्त्र सीखेंगे, फिर वापस लौटेंगे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था यहाँ है क्या? ठीक। तो वो व्यवस्था संस्कृत भारती अब कर रही है। काशी में हमने भूमि प्राप्त कर ली है, उसमें भूमि पूजन भी हुआ है, और शीघ्र भी भवन उत्पन्न हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। उसके बाद वहाँ शास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ। तो ये थे हमारे साथ में शीश पुजारी जी। आपने संस्कृत भाषा को लेकर एक व्यापक यहाँ पर विषय रखा और संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब ये कहना चाहिए गेंद आम जनता के बाले में है कि वो संस्कृत को सीख कर दोबारा से क्या कुछ हासिल करना चाहती है, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि संस्कृत उनसे स्वयं ये कहने लगे, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञाम शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम वहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा। शीश जी हमारे पास आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी ऐसी मूर्धन्य ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।